Okay, so welcome back to the another chapter of biology, molecular basis of inheritance. In this chapter, we'll learn about the क्या करेंगे हम लोग इसमें लर्न करेंगे स्पेसिफिकली आपका कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. Okay, so when you talk about the specifically like before the so nucleic acid and RNA, which has been known as the building block for the genetic material. So DNA is a genetic material in most of the organisms, and RNA is found as a genetic material in some of the viruses. So RNA is mostly function as a messenger. It will carry the information for the protein synthesis. हाँ, तो जब भी बात करते हैं like when you talk about the DNA is nothing but the it's a polynucleotide chain, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का चेन जो कि काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है. So it's a polymer of nucleotide. Second nucleotide 1, 2, 3, 4 like this one. DNA are the polynucleotides. Specifically when talk about the polynucleotide, nucleotide होता क्या है? Nucleotide is nothing but the एक phosphate group है, एक पेंटोस शुगर है और एक आपका नाइट्रोजन बेस है. जब बात करते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बिफोर हमारा जो शुगर होता है, इन केस ऑफ डीएनए इट्स अ डीऑक्सीराइबोज, वेयर इन केस ऑफ आरएनए इट्स अ राइबोज. That is the only difference. Ribose का C5H10O5, wherein deoxyribose is your C5H10O4. Okay. Phosphate group in the form of phosphoric acid. तो यहाँ पे याद रखना, phosphoric acid will react with the another molecule of hydroxyl group, that is acid और alcohol जब react होते हैं तब ester bond बनता है. तो which subsequently we learn. तो अभी दूसरा एक आ गया, जैसे हम लोग ने अभी लर्न किया कि जब बात करते हैं हमारा फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और एक आएगा नाइट्रोजन बेसिस. So there are two types of nitrogen bases, purine and pyrimidine. Purine are the double ring structure, adenine, guanine. You can see over there, adenine and guanine. Where the pyrimides are the single ring structures, which is like uracil, thymine, cytosine. याद रखने का तरीका याद रखो. PY, para, take care of you. PY stands for pyrimidine, T for thymine, C for cytosine, U for uracil. Para, take care of you. ओके, उस तरह से याद रखना तो कंफ्यूजन ना हो कि प्यूरिन में प्यूरिन 2 है, pyrimidine 3 है हमारा. ओके, जैसे बोला था पेंटोस शुगर और हमारा नाइट्रोजन बेस, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है व्हिच इज योर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. दिस इज द डिफरेंस. न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क समझो. जब हमारा नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर होता है, दैट इज योर दिस वन. ओके, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, ये बनेगा हमारा न्यूक्लियोसाइड. जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा इट विल बी अ न्यूक्लियोटाइड. तो डिफरेंस देखो, अगर हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो अगर एडेनिन के साथ हमारा रहेगा आरएनए में एडेनोसाइन, वही हमारा डीएनए में आएगा एडेनोसाइन, डीऑक्सी एडेनोसाइन. यहाँ पे गोनोसाइन, डीऑक्सी गोनोसाइन, साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरासिल का यूरिडीन आएगा, यहाँ पे आएगा डीऑक्सो, क्योंकि थायमिन नहीं होता डीएनए में, इट विल बी रिप्लेस बाय सॉरी आपका यूरासिल होता है आरएनए में और डीएनए होता है थायमिन. सो थायमिन विल बी थायमिडिन. ओके, तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट पुट टुगेदर फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड. और वही अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहेगा तो इट विल बी अ न्यूक्लियोसाइड. ओके, अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, तो डीएनए या आरएनए कोई भी रहे, सो इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो हमेशा याद रखना, अगर हम लोग देखेंगे लुक एट द स्ट्रक्चर, इससे पहले देखना ये राइबोज का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ, यहाँ पे राइबोज. और डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा, यहाँ से ओ निकल जाएगा. ओके, तो दो न्यूक्लियर, ये दिस OH विल रिएक्ट विद द फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. लुक एट दिस वन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन का OH विल रिएक्ट विद द फॉस्फोरिक एसिड का, यहाँ पे रिएक्ट होगा और ये बनेगा बॉन्ड, दिस विल बी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वन आफ्टर द अनदर. अगर इस चेन में देखोगे, इस एंड वाले मॉलिक्यूल में हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें फिफ्थ पोजीशन का फॉस्फेट फ्री है, जबकि ये वाले एंड में हमारे 3' एंड पे थर्ड कार्बन का हमारा हाइड्रोक्सिल फ्री है. तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं 5' एंड और दूसरा आएगा 3' एंड. ओके, फिर आता है हमारा डीएनए. डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ? फ्रेडरिक मिशर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने पहली बार लाइक पर्स सेल से न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियन को आइडेंटिफाई किया. देयर इज समथिंग व्हिच हैज बीन लाइक जिसे उसने न्यूक्लियन नाम दिया. ये पर्स सेल के न्यूक्लियस से मिला था.
लेटर ऑन फाउंड दैट ये जो न्यूक्लियन है विच इज एसिडिक इन नेचर, देन उसने बोला, इसलिए उसे नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। जेम्स वॉटसन एंड द फ्रांसिस क्रिक वाज द पर्सन जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, बट इट वाज बेस्ड ऑन द मॉरिस विल्किन एंड रोजरलैंड फ्रैंकलिन के क्रिस्टलोग्राफिक स्टडी के बेसिस पे, मतलब इन्होंने क्रिस्टलोग्राफी स्टडी किया, उसको ऑब्जर्व करके मॉरिस आपका और जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सप्लेन किया था कि जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल है। ओके, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है हमारा डबल कॉइल स्ट्रक्चर है, जो कि राइट हैंडेड फैशन में आपका कॉइल रहता है। इसका पिच अगर हम लोग देखेंगे, पिच मतलब कि एक जब टर्न पूरा कंप्लीट करता है विच विल कवर अराउंड 3.4 नैनोमीटर, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और ये जो पूरा पिच है, इस पिच में अराउंड 10 नाइट्रोजन बेसिस पेयर रहेंगे, मतलब यहाँ पे एडेनिन थायमिन ऐसे 10 पेयर रहेंगे, मतलब एक पूरे टर्न में हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे। कितने? 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर रहेंगे। ओके, तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पेयर विल बी 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और जो एडजेसेंट एंगल रहेगा तो सब्सिक्वेंट और एडजेसेंट हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है दैट विल बी 36 डिग्री, क्योंकि एक पूरे टर्न में 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री में 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर है, तो इट विल बी द वन जो हमारा एडजेसेंट रहेगा, इट विल बी 36। ओके, डीएनए की बैकबोन की बात करें तो डीएनए का बैकबोन जो होता है हमेशा हमारा शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ रहता है। सो दिस बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, मतलब कि नाइट्रोजन बेसिस विल बी वन, जो कि अंदर की तरफ फेस रहेंगे, और बोथ द स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक स्टैंड का ओरिएंटेशन 5' to 3' रहेगा, दूसरे का 3' to 5' रहेगा। ओके, अगर इस तरफ 5' ग्रुप फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, उसके अपोजिट वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। तो बोथ द स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। लुक एट दिस वन, 3' to 5', मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, यहाँ पे फॉस्फेट, ऐसे वैसे यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ये हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम लोग बात करते हैं दो स्ट्रैंड जब एक दूसरे को बाइंड करते हैं, जिसका मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स मतलब दोनों अपोजिट स्ट्रैंड एक दूसरे से जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, विच इज लाइक एडेनिन और थायमिन के बीच में बनेगा दो हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर दी साइटोसिन गुआनिन के बीच में बनेगा ट्रिपल हाइड्रोजन। प्यूरिन ऑलवेज कम्स विद टू अपोजिट टू pyrimidine, हमेशा प्यूरिन ऑलवेज बाइंड्स विद द pyrimidine। ओके, तो यही तो चार्गेप ने यही बोला था कि when you talk about this specifically, अगर हम लोग कहते हैं किसी भी डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दिखते नंबर ऑफ प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidine, तो ये चीज याद रखना। सो अगर हम लोग देखेंगे अडेनिन प्लस गुआनिन डिवाइडेड बाय थायमिन प्लस साइटोसिन ऑलवेज इक्वल टू 1, याद रखना ATGC पुट टुगेदर इट विल गोइंग टू बी दी 100%। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे okay, in a given DNA sample adenine content is 13%, find out the guanine content कितना रहेगा उसमें, ऐसा क्वेश्चन गया। अदर भी ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करना है, ऑप्शंस रहेंगे आपको, लेकिन हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है एडेनिन प्लस गुआनिन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 100%, बराबर है। तो एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन। अगर एडेनिन मेरा 13% है तो गुआनिन प्लस थायमिन भी 13% प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 100। So guanine plus cytosine is going to be the 100 minus 26. So guanine plus cytosine is equal to 74। अगर 74 लिखते तो मतलब आपको पता है कि guanine plus cytosine आया हमारा 74। So guanine is equal to cytosine, so 2G is equal to 74
and guanine is equal to 37%. 37%. So number of purine always equal to number of pyrimidine. ये याद रखना. ऐसे आपको ऑप्शन विल बी माइट भी आपको ऑप्शन दे रहेंगे 13, 26, आपको आएगा 37. 37 is the right answer. Okay. ओके, दिस आर सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डीएनए की जब बात करते हैं हम लोग. बैक्टीरियोफेज अल्फा इसका 174 इसका अगर बात करते हैं हम लोग, बैक्टीरियोफेज की डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5386. बैक्टीरियोफेज लैम्बडा में हमारे 48502 बेस पेयर्स रहेंगे. ई कोलाई हैज 4.6 into 10⁶ बेस पेयर. एज अ हैप्लॉइड डीएनए मतलब कि अगर हम लोग गैमेट के डीएनए की बात करते हैं किसी भी हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए की, इट विल बी 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स इन अ ह्यूमन डीएनए. तो लेंथ ऑफ द डीएनए ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? तो दिस इज द वन. आपको पता है कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमें पता है ह्यूमन में 6.6 into 10⁻⁶ हाँ. अगर और इसमें अगर हम लोग पिच देखें कि मतलब हमारा एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, दैट इज 3.34 नैनोमीटर, और जिसे 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट की थी, बराबर कि नहीं? सो उसको हम लोग ने मीटर में कन्वर्ट किया. सो इफ यू डू द कैलकुलेशन इट विल बी 2.2 मीटर. या फिर अगर हम लोग देखिए ई कोलाई का लेंथ दिया हुआ है तो व्हाट विल बी दी उसका न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर्स, उसमें कितने बेस पेयर्स रहेंगे? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. ये सीटी में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, नीट पे पूछे जा सकते हैं. ओके. नाउ कम टू द पैकेजिंग ऑफ डीएनए. एज यू अवेयर डीएनए की जब भी बात करते हैं हम लोग तो डीएनए की बात करते हैं. डीएनए इन प्रोकैरियोट्स आपको पता डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड. एसिड बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे डीएनए जो होल्ड करता है देयर इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन व्हिच इज फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड, जो हमारा ये फॉर्म करता है प्रोकैरियोटिक केसेस में. अभी जैसे कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स यू आर नोन कि बाबा ये नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है व्हिच विल बी रैप अराउंड द अ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन व्हिच आर नोन एज हिस्टोन ऑक्टोमर्स, जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन्स आर रिच इन पॉजिटिव चार्ज बिकॉज़ दे आर द वन जिसमें आपका लाइसिन और अर्जिनिन रेसिड्यू ज्यादा होता है. दिस आर द बेसिक अमीनो एसिड जिसमें मतलब कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज. ओके. तो उसके बाद नेगेटिवली चार्ज डीएनए गेट रैप अराउंड दिस वन. ये हमारा हिस्टोन मॉलिक्यूल से देखिए, लुक एट दिस वन. H2A के दो मॉलिक्यूल, H2B के दो, H3 के दो, H4 के वो दो, और लास्टली हमारा H1 जो कि ये. तो H1 क्या करता है? वो रैपिंग में हेल्प आउट करता है. तो ये जो डीएनए व्हिच इज बीन लाइक व्हिच इज रैप अराउंड द रैप अराउंड द ऑक्टोमर नोन एज कोर डीएनए, और दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने वाला जो डीएनए होता है दैट इज नोन एज लिंकर डीएनए. उसे हम लोग लिंकर कहते हैं. अगर ऐसे इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम. ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम पुट टुगेदर टू फॉर्म सोलेनॉइड. तो इट विल बी फॉर्म द बिट्स ऑन, देखने में ये बिट्स ऑन द रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा. इट विल बी बिट्स ऑन द रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है. ओके. यही बताया था तुम्हें. इसका कॉइल हो जाएगा, सुपर कॉइलिंग हो जाएगा. इट विल बी द वन क्रोमैटिन इज पैक, तो क्रोमैटिन फाइबर्स फिर कॉइल कंडेंस मेटाफेज पे, उससे हमारे क्रोमोसोम्स बन जाएंगे. और यहाँ पे जब हाई लेवल पैकिंग आती है यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके. देखो एक आता है क्रोमैटिन. क्रोमैटिन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन, दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन, जो कि लूजली पैक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है. रीजन ऑफ क्रोमैटिन इट स्टेंड्स लाइट, जबकि ये डेंसली पैक रहेगा. इनएक्टिव रीजन ऑफ द क्रोमैटिन इट स्टेंड्स लाइट. Okay. Now, as a genetic material, the search of the genetic material. So this is all about basic of the DNA. So when we talk about the specifically this one, तो एक चीज हमेशा याद रखनी है हमको कि जब भी डीएनए की बात करते हैं तो लॉट्स ऑफ रिसर्च वर गोइंग ऑन, मतलब कि रिसर्च हुए थे पहले कि लोगों को पता नहीं था कि डीएनए मतलब कहाँ से मिला है, क्या जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा. तो उस टाइम पे जब बात करते हैं तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहला ग्रिफिथ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसे हम लोग डिप्लोकोकस निमोनिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया लिया विच हैज बीन लाइक. यहाँ पे उसने क्या किया 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें दो टाइप के स्ट्रेन लिए, एक लिया था स्मूथ, दूसरा लिया था रफ. स्मूथ मतलब क्या, जिसके ऊपर एक आपका पॉलीसैकेराइड का कोटिंग है, मतलब बैक्टीरिया विच इज कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कैप्सूलेटेड भी कहते हैं हम लोग. एक पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल है, तो उससे हम लोग ने बोला स्मूथ. जबकि रफ वाले में
कोई भी कैप्सूल वगैरह प्रेजेंट नहीं। तो सबसे पहली बात जब उसने क्या किया, तो एस वाला जो था हमारा एस टाइप बैक्टीरिया था, जब इसको इंजेक्ट किया माइस में, निमोनिया हैज बीन डेवलप एंड माइस डाइड बिकॉज ऑफ निमोनिया। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग दूसरा हमारा आर टाइप का, व्हेन इंजेक्टेड इन माइस द माइस वेयर देयर नो साइंस ऑफ निमोनिया, माइस सर्वाइव, उसे हम लोग ने बोला। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसे कहा जाता है विरुलेंट, इसे कहा जाता है अविरुलेंट। तो पहले सेट ऑफ माइस में क्या किया, लाइव एस्टेंट डाला, माइस में क्या हुआ, उसने देखा कि माइस में इंजेक्ट करने के बाद माइस में निमोनिया डेवलप, माइस डाइज। फिर आता है माइस में इसमें डाला, तो देयर इज बीन नो बैक्टीरिया इन हार्ट, मतलब देखा जाए तो लाइव आर की वजह से निमोनिया नहीं हुआ, बैक्टीरिया सर्वाइव। लेकिन फिर उसने क्या किया, थर्ड वाले में क्या किया, जो हमारा एस टाइप बैक्टीरिया उसे हीट किल किया। हीट किल करने के बाद उसने देखा कि हीट किल करने के बाद उसमें जब माइस में हीट किल करने के बाद स्टेन कूल डाउन किया देन इंजेक्ट किया डायरेक्टली, नहीं तो बोलोगे सर बॉयल किया डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे तो इट माइस ओन भी सर्वाइव, क्योंकि हीट गर्म रहेगा। तो सेकेंडली जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद उसे इंजेक्ट किया तो देर वॉज नो साइंस ऑफ निमोनिया, माइस वेयर सर्वाइव। लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने लिया हीट किल एस टाइप प्लस आर टाइप, लाइव आर टाइप, इन दोनों का मिक्सचर लिया एंड इंजेक्टेड इन माइस। शॉकिंगली द माइस डेवलप निमोनिया एंड माइस डाइज। तो ही वाज शॉक्ड कि बाबा अगर देखा जाए तो माइस में आर टाइप डालने के बाद माइस लाइव थे, हिट किल एस डालने के बाद भी माइस सर्वाइव किए थे, उसमें कोई साइंस नहीं था इसके निमोनिया क्या मतलब इसमें। बट जब दोनों का मिक्सचर डाला सो माइस में क्या हुआ, माइस डाई। सो ही टुक आउट द इमीडिएटली ब्लड सैंपल एंड कैरी आउट, ही फाउंड दैट उस जो माइस का जो उन माइस का जो मतलब जो कॉम्बिनेशन वाले माइस थे उनमें से देखा गया कि वहां पे माइस में instead of getting live R type they got the S type. So he said कि बाबा यहाँ पे जो हमारे हिट किल S टाइप थे और लाइव R टाइप थे, तो R टाइप बैक्टीरिया ने हिट किल टाइप से कुछ तो मटेरियल लिया और खुद को कन्वर्ट किया S टाइप पे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा R टाइप हैज बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द S टाइप। इसे हम लोग ने बोला, उसने बोला क्या बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन। और द पार्टिकल और जिसके वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसे उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, नाउ सिमिलरली अभी उसके बाद एक्सपेरिमेंट आता है किसका, ओसवाल्ड आइवरी, कॉलिन मैकलॉयड एंड दी मैकलिन मैककार्टी। सो इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले आगे हिट किल्ड एस टाइप लिया, उसको सेपरेट, उसके मतलब पार्ट्स को सेपरेट किया, कार्बोहाइड्रेट सेपरेट, डीएनए सेपरेट, आरएनए सेपरेट एंड प्रोटीन सेपरेट। तो पहला चीज एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, मीडियम लिया, उस मीडियम में हिट किल्ड एस टाइप का प्रोटीन डाला, देन आर टाइप डाला, अलाउ इट टू ग्रो, ही फाउंड ओनली आर टाइप। फिर से होता है टेस्ट ट्यूब, उसमें मीडियम है, मीडियम मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उसमें आर टाइप का बैक्टीरिया और उसमें हिट किल्ड का कार्बोहाइड्रेट्स डाला। सेकेंड टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अगेन मीडियम, दूसरे वाले में अगेन आर टाइप और उसमें डाला प्रोटीन, बराबर है। तीसरे वाले में क्या किया, हिट किल्ड का प्रोटीन। सो तीसरे वाले में क्या किया, हमारा मीडियम, वहां पे अगेन हमारा लाइव आर टाइप, फिर उसमें डाला डीएनए ऑफ द हिट किल्ड एस टाइप। चौथे वाले में अगेन मीडियम, उसमें आर टाइप और उसमें डाला क्या, आर टाइप का डीएनए, तो एस टाइप का आरएनए डाला। तो आरएनए डालने इट वाज फाउंड, बट इन सारे सब केसेस में आर टाइप ही बैक्टीरिया मिला एक्सेप्ट जिसमें डीएनए था। डीएनए था तो उसने क्या किया कि देखा कि भाई जिसमें हिट किल्ड का डीएनए है प्लस आर टाइप है, वहां पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग आर टाइप ही गॉट दी एस टाइप। सो दे कंफर्म जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नथिंग बट दी डीएनए, दैट इज नथिंग बट दी डीएनए। सेकेंड जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, उन्होंने टू कंफर्म इट, उन्होंने क्या किया, उन तीन टेस्ट ट्यूब में जैसे डीएनए डालने के बाद उन्होंने ही कंफर्म विद द प्रोटीएज, आरएनएस और डीएनए। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटीन आरएनए, तो उससे पता चला कि बाबा जिस मीडियम में उसने डीएनए डाला था उस डीएनए में जब ये किए तो डीएनए से क्या मिला, देयर इज नो डीएनए की वजह से नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो दे कंफर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज नथिंग बट दी डीएनए। नाउ कम टू दी अनदर एक्सपेरिमेंट जो कि हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है, जिससे ब्लेंडर इफेक्ट भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उन्होंने दो टाइप के बैक्टीरियोफाज लिए। सबसे पहला बैक्टीरियोफाज
यहाँ पे एक बैक्टीरियोफाज जिसे रेडियो लेबल किया फास्फोरस से, मतलब कि उसके डीएनए में जो आज यू अवेयर कि डीएनए का वन ऑफ द कंपोनेंट इज योर फास्फोरिक एसिड ना, फास्फेट ग्रुप। तो वो जो फास्फेट थे पहला सेट ऑफ द बैक्टीरियोफाज है उसमें P32 हमारा उन्होंने यूज किया एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि हमारे उस बैक्टीरियोफाज के डीएनए में। दूसरा बैक्टीरियोफाज है जिसमें सल्फर 35 एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो कि यूज किया प्रोटीन कोट में, बराबर कि नहीं। तो मतलब एक बैक्टीरियोफाज जिसका डीएनए P32 से रेडियो लेबल है और दूसरा बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन कोट लेबल है S35 से। दोनों को अलाउ किया, दो डिफरेंट मीडियम में दोनों को अलाउ किया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। इन्फेक्ट करने के बाद उससे उन्हें ब्लेंडिंग इफेक्ट, ब्लेंडिंग मतलब क्या, उसका ब्लेंड किया तो उससे क्या हुआ, ब्लेंडिंग इफेक्ट करने की वजह से जो अटैचमेंट हुआ था बैक्टीरिया का होस्ट सेल से, इट हैज सॉरी वायरस का होस्ट सेल से, इट हैज बीन डिटैच। वो होने के बाद फाइनली अगर हम लोग देखेंगे फिर अलाउ इट टू सेडिमेंटेशन किया उससे। सेडिमेंटेशन मतलब क्या, एक स्पेसिफिक आरपीएम पे आप सेंट्रीफ्यूज में उसे सेटल मतलब रोटेट करते हो सो दैट कि जो हेवी पार्टिकल रहेंगे सेटल डाउन होंगे, जो लाइट पार्टिकल ऊपर फ्लोट करेंगे। तो वहां पे उसे जब देखा गया तो पहला चीज, पहले सेटअप जिसमें हमारा क्या था, रेडियो लेबल सल्फर था। रेडियो लेबल सल्फर जिसमें यूज किया था प्रोटीन कोड में, इट हैज बीन फाउंड दैट उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो हमारा सुपरनेटेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी थी, ना कि हमारा सेल्स, उन सेल्स में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। सो उन्होंने कंफर्म किया कि प्रोटीन इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनसाइड दी सेल, सेल के अंदर नहीं जा पाया। फिर आता है हमारा लास्टली डीएनए। डीएनए की जब बात करते हैं जिसमें फॉस्फेट यूज किया था, उस कंडीशन में उन्होंने देखा कि पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो एक चीज हम लोग को याद रखनी है कि जो हमारा फॉस्फेट यूज किया था, दैट फॉस्फेट पेनिट्रेट डीपर इनटू दी होस्ट सेल, और वहां पे हमें रेडियो एक्टिविटी मिली होस्ट सेल में, ना कि इन सुपरनेटेड में। So this confirm कि transforming principle is nothing but the particle which is responsible for the heredity is nothing but the DNA. These are the certain experiments जो carry out किए थे। या इन्फेक्शन का ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेड में मिला और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेड में नहीं बल्कि सेल्स में मिला, मतलब इसको एबल टू पेनिट्रेट। ओके, एक मिनट। नाउ लिसन, तो जब भी बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल की जब भी बात करेंगे हम लोग, तो इट शुड बी लाइक देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो हम लोग को याद रखना है। क्या है वो? सो जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव एन एबिलिटी, उसके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद का रेप्लिका बना पाए। देन आपका केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। इट प्रोवाइड द म्यूटेशन नीडेड फॉर द इवोल्यूशन। देन द एबिलिटी टू एक्सप्रेस द मेंडेलियन कैरेक्टर। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन रीजंस, लाइक अगर हम लोग देखेंगे कि व्हाई, अगर देखा जाए तो हाई रिएक्टिविटी मतलब डीएनए व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव एंड द आरएनए इज मोस्ट रिएक्टिव। डीएनए बीइंग द डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे थायमिन का प्रेजेंस होता है, यहाँ पे यूरासिल होता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सेकंड पोजीशन पे एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे सेकंड। यही रीजन है हमारा आरएनए इज मोर, मतलब रीजन इसका वजह देखिए, इसका डीएनए इज क्वाइट लेस रिएक्टिविटी स्टेबल है कंपेयर टू दी आरएनए। RNA is unstable, so the RNA viruses like आपका जो भी बैक्टीरियोफाज, टोबैकोमोजेक वायरस, they mutate and evolve faster। जिनमें याद रखना, जिस पर्टिकुलर वायरसेस में RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें आपका कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं। They mutate faster than that of those viruses which is having a DNA as a genetic material। Okay, so now properties of material अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग लर्न करेंगे डीएनए एज अ, डीएनए से एमआरएनए बनना, इट इज योर ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से हमारा जब प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके, आरएनए वर्ड, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इट एक्ट एज अ, जब देखा जाए आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एज कैटलिस्ट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस लाइक योर मेटाबॉलिज्म, translation, splicing, etc. evolve around the RNA. DNA evolved from the RNA for stability. Okay, now
सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या? डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू रिज्यूअर। इट इज अगेन प्रपोज बाय दी फ्रांसिस क्रिक। क्रिक ने बहुत काम किया जिसकी वजह से आज आप पढ़ पा रहे हो। गाली मत देना उस बंदे को, बहुत अच्छा काम किया था उसने। हाँ, सो ओके, इन सम ऑफ द वायरसेस, जैसे मैंने बोला कि हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, बट सम ऑफ द वायरसेस जहाँ पे क्या बोला जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए होता है, उन केसेस में क्या होगा? आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो जो आरएनए इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए। उस डीएनए के अगेन मल्टीपल कॉपीज विल बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन। फिर उसका होगा डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू फिर देन प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। पहले होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। ओके, बिफोर वी मूव रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की जब भी बात करेंगे हम लोग, हमेशा याद रखना जब भी बात करते हैं तो रेप्लिका मतलब क्या? मेकिंग अ कॉपी ऑफ डीएनए, मतलब एग्जिट हमारा जो एग्जिस्टिंग डीएनए उसी का आइडेंटिकल कॉपी बनाना इज योर रेप्लिका, बनाना इज नोन एज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो इससे पहले वाटसन एंड क्रिक इन्होंने बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है दैट इज योर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मतलब क्या? कि पेरेंटल स्टैंड विल बी यूज एज अ टेम्पलेट, उसी के बेसिस पे हमारा नया स्टैंड बनता है। मतलब 50% डीएनए विल बी द ओल्डर वन एंड 50% विल बी द न्यूली सिंथेसाइज्ड वन। उसे हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? और मेजरसन स्टाल ने मैथ्यू मेजरसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने दोनों ने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नाइट्रोजन यूज करके एंड दी अमोनियम क्लोराइड यूज करके, उन्होंने सॉल्ट यूज करके बैंड की हेल्प उन्होंने बताया था। नो, एक और बात याद रखना, टेलर एंड कलीग्स दे परफॉर्म द सिमिलर एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ वीसीएफ फाइबर, दैट इज योर फाइबर बीन्स। ये क्या है बच्चों? फाइबर बीन्स मतलब क्या है सर? ना, एस्परस भी बहुत कॉमनली, हाँ, जो थायमिन, और उन्होंने थायमिन एज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज करके यूज किया था, और उन्होंने बताया था डीएनए रेप्लिकेशन इज आल्सो सेमी कंजर्वेटिव। ओके, नो, जब भी बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, तो देयर यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सबसे पहला जब भी बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कि रेप्लिकेशन जिस पॉइंट से चालू होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। सेकेंडली, जब हम लोग ओरिजिन पॉइंट की बात करते हैं और द यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन जिससे जहां पे ओरिजिन होता है उसे कहते हैं रेप्लिकॉन। एक चीज हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ prokaryotes there will be a single origin point, but in case of eukaryotes there will be a multiple replication, origin point will be there. Okay, अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा ओरिजिन पॉइंट पे हेलिकेज एंजाइम काम करेगा और जो हेलिकल स्ट्रक्चर है सिमेट्री विल बी ब्रोकन डाउन, वी विल बी हैविंग टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स। जाहिर सी बात है, एक चीज याद रखना, जब हमारे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जब ये टूट जाएंगे हेलिकेज की वजह से, ये ट्राई टू फिर से क्लोज आने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे एक एंजाइम या एक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग को प्रिवेंट करता है, जिसका नाम है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीपी इन शॉर्ट। बराबर है? तो सबसे पहले क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे मोनोफॉस्फेट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। दूसरा चीज हमारा इनिशिएशन पॉइंट, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, सो स्पेसिफिक पॉइंट्स विल बी आइडेंटिफाइड, मतलब जहां से चालू होगा। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एक सिंगल रहेगा, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मल्टीपल पॉइंट्स रहेंगे। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? डबल हेलिकल सिमेट्री को ब्रेक डाउन करेगा, अनकॉइल करेगा। ब्रेक डाउन होने के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जब टूटेंगे, टूटने के बाद दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे लाइक ऐसे स्ट्रक्चर, तो इट विल फॉर्म एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स बट दे ट्राई टू कम क्लोजर टू ईच अदर। तो वहां पे हमारा कौन सा एंजाइम? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आएगा, दैट विल वर्क ओवर देयर। नाउ हाँ, अभी यहाँ पे आने के बाद जो हमारे पेरेंटल स्ट्रैंड्स है, यू कैन सी कि ये जो दिख रहे हैं, अभी ये रेड वाला देख लो, सिर्फ लुक लाइक अ ट्यूनिंग फोक, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन 4। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन 4। हमेशा याद रखना, हमारा जो स्पेसिफिकली जब प्राइमर जो डीएनए पॉली और दूसरे एंजाइम जहाँ पे कौन से रिक्वायर्ड होंगे, पहला तो एंजाइम हमने देखा हेलिकेज, दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। नाउ कम्स अनदर एंजाइम जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मैंने ऐसा क्यों बोला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए के बेसिस पे डीएनए बनेगा, इसलिए इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
और एक होगा आरएनए प्राइमर। प्राइमर इज द मॉलिक्यूल जो कि स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से स्मॉल आरएनए का मॉलिक्यूल रहेगा। दिस इज द वन विच विल प्रोवाइड डायरेक्शन, भाई आरएनए डीएनए पॉलीमरेज को कहाँ पे आके बाइंड करना है, कहाँ से प्रोसेस चालू करना है, कौन बनता है, प्राइमर बताता है। तो प्राइमर आएगा और सेट होगा हमारे 3' एंड पे। सिंपल सी बात है, एक स्टैंड जिसका ओरिएंटेशन 3' to 5' है। लुक एट दिस वन, यहाँ पे आके बाइंड करा, वहां पे बाइंड करने के बाद जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हुए थे, तो दिस विल बी स्टार्ट टू अट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, साइटोसिन का ग्वानिन, ग्वानिन का एडेनिन का, थायमिन का एडेनिन। So that way one after the another molecule will be attracted and they will be linked one after the another। और एक स्टैंड जो हमारा जिसका ओरिएंटेशन टेम्पलेट स्टैंड जिसका 3' to 5' है, उसे कहा जाता है लीडिंग टेम्पलेट। और उसके वजह से उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन रहा है उसे कहा जाता है लीडिंग स्टैंड। लेकिन उसका अपोजिट जिसका ओरिएंटेशन 5' to 3' है, उसे कहा जाएगा लैगिंग टेम्पलेट। और जिसके वजह से हमारा स्टैंड जो कि नया स्टैंड बन रहा है जो कि हमारा 3' to 5' ओरिएंटेशन में 5' to 3' ओरिएंटेशन में, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लैगिंग स्टैंड। एक चीज याद रखना, लीडिंग स्टैंड विल बी ऑलवेज सिंथेसाइज इन अ कंटिन्यू मैनर एंड फास्टर वे, वेयर लैगिंग इज द वन जो कि सिंथेसाइज होता है स्लोली इन द फॉर्म्स ऑफ फ्रैगमेंट्स। दिस फ्रैगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। लेटर ऑन these fragments were connected, look at this one, these fragments are connected by the DNA ligase आके उन्हें कनेक्ट कर देगा, हाँ। and now you will at the end you will get the 2 DNA strands जिसमें 50% of the old strand 50% is a newly strand। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। फिर आता है हमारा ई कोलाई का रेप्लिकेशन की जो बात करते हैं हम लोग। देखो याद रखना, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन या प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को हम लोग थीटा रेप्लिकेशन भी कहते हैं। थीटा रेप्लिकेशन क्यों? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इट्स अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। यू कैन सी लाइक दिस वन, यहाँ पे हमारा ओरिजिन पॉइंट चालू हुआ, ये इलोंगेट हो जाएगा। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा तो दिस विल लुक लाइक थीटा ना, इससे थीटा रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। तो सर कहा बायो में मैथ्स ला रहे हो, है ना? ओके, नाउ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या बेटा? like copying the genetic material or genetic information from one strand of DNA into RNA। मतलब डीएनए के बेसिस पे हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। जब डीएनए के बेसिस पे आरएनए बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और उस आरएनए का जो आरएनए बना उसकी इंफॉर्मेशन यूज करके जब हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। ओके, एक चीज याद रखना, जब हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग से हमारा जब आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, जाहिर सी बात है डीएनए में हमारा एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन होता है, लेकिन इन केस ऑफ आरएनए थायमिन हैज बीन रिप्लेस विद द यूरासिल। थायमिन की जगह पे क्या सिंथेसाइज होगा बच्चों? यूरासिल होगा। ओके ओके, एक चीज याद रखना, दोनों भी स्टैंड्स अगर देखा जाए तो दोनों स्टैंड कभी भी कॉपी नहीं होते, एक ही स्टैंड कॉपी होता है। देखो, द कोड फॉर द प्रोटीन इज डिफरेंट इन बोथ द स्टैंड। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूं लुक एट दिस वन, ये दोनों स्टैंड्स है, बराबर कि नहीं? अभी इसका मैं अगर ये करता हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? सब कुछ सेम है, सिर्फ हमारा थायमिन की जगह पे क्या है, बराबर कि नहीं? सो दिस इज नोन एज योर कोडिंग स्टैंड। बट इस कोडिंग स्टैंड को अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाता हूं तो क्या आएगा बच्चों? अभी इसको थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन आएगा, थायमिन नहीं तो यूरासिल आएगा। साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, एडेनिन, यूरासिल। हाँ, देखो ये सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे जहां पे थायमिन है उसकी जगह पे क्या आएगा? यूरासिल आएगा, बराबर कि नहीं?
अभी ये जो ऊपर वाला है इसका सीक्वेंस देखो AUG और यहाँ पे क्या आएगा UAC, तो बोथ द कोडॉन्स आर डिफरेंट, तो हर इसका स्पेसिफिकेशन अलग होगा, तो हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस जो फॉर्म होगा दैट विल बी डिफरेंट, इसलिए दोनों स्ट्रैंड अलग है। द स्ट्रैंड विच नीड टू बी कॉपीड इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड, और जो जिसके बेसिस पे कॉपी होता है उसे कहते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसे क्या कहते हैं बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, नाउ जब भी बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की, तब याद रखना देर आर थ्री रीजन रहेंगे, एक रहेगा प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और एक आएगा टर्मिनेटर। प्रमोटर इज द वन विच इज वेयर द बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड करेगा और आरएनए का सिंथेसिस या प्रोडक्शन चालू करेगा, वो साइट होता है प्रमोटर। और जहां पे ये प्रोसेस एंड होता है terminator, or in between that there was specific genes which is responsible for the secretion of protein are known as structural gene. Now promoter की बात करें, जैसे मैंने बोला आरएनए पॉलीमरेज हमारा प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक स्ट्रक्चर, अदर साइड जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रमोटर। हमेशा 5' एंड पे रहेगा तो इसके कौन से कोडिंग स्ट्रैंड का, और हमारा 3' एंड की तरफ रहेगा टर्मिनेटर। ओके, तो नाउ जीन क्या होता है, जीन इज नथिंग बट ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे हम लोग लेते हैं प्रोटीन, कोई भी ऐसा सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिसके बेसिस पे हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, उसे हम लोग कहेंगे। ओके, सिस्टोन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जो कि हमारा इसके बेसिस पे हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। ओके, नाउ मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक मतलब क्या, जब मोनोसिस्टोन की बात करते हैं तो इन यूकैरियोट्स देयर विल बी एक जो हमारा कोडिंग सीक्वेंस रहेगा वहां पे इन बिटवीन देयर विल बी इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स मतलब क्या, द वन जो कि एक्चुअली एक्सप्रेसिंग जीन्स है, एक्सॉन्स आर सॉरी इंट्रॉन्स आर जी अनवांटेड सप्रेस जीन्स है, तो इन बिटवीन जो हमारे जीन एक्सप्रेस होने वाले इनके बीच में अनवांटेड सप्रेस जीन विल बी प्रेजेंट। फिर आएगा हमारा इन केस, इसलिए उसे कहते हैं मोनोसिस्टोनिक, पर यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक में मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जीन्स होके इनके बीच में हमारा क्या होगा, इंट्रॉन्स विल नॉट बी प्रेजेंट ओवर देयर, देयर विल नॉट बी दिस, देयर विल बी ओनली जीन्स विल बी प्रेजेंट। तो मोर देन वन जीन्स अब के अलग अलग, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जीन 1 जीन 2 जीन 3, एक से ज्यादा जीन प्रोड्यूस एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उसे पॉलीसिस्टोनिक, यहाँ पे सिंगल जीन होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनोसिस्टोनिक। ओके, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन में जैसे हम लोग ने देखा था, पहला आएगा इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन, सेम दिस इज लुक एट दिस वन, प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड टर्मिनेटर। फाइन, एक मिनट, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चालू होगा तो हमारे 3' एंड पे सबसे पहले अगेन प्राइमर विल अटैच। प्राइमर क्या करेगा, प्राइमर यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करेगा। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज, और इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट्स अ आरएनए पॉलीमरेज। जो रेप्लिकेशन में क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट करने तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वी रिक्वायर्ड आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्यों, क्योंकि हमें आरएनए बनाना है, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे हमारा प्रोसेस चालू होगा तो हमारे 5' एंड ऑफ दी कहाँ पे, और 3' एंड ऑफ दी टेम्पलेट स्ट्रैंड, वहां पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज विल अट्रैक्ट। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आएगा इट विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट द आरएनए न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा वन आफ्टर द अनदर, जैसे हम लोग देखते हैं आरएनए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा 3' एंड ये 5' एंड, बराबर। तो ये हमारा जो स्टैंड है जो नीचे वाला, इसके पे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज विल स्टार्ट टू, देखो आरएनए पॉलीमरेज इसके यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, वन आफ्टर द अनदर, एडेनिन का थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, एडेनिन का यूरासिल, तो वन आफ्टर द अनदर न्यूक्लियोटाइड्स विल बी बॉट। ये किसके न्यूक्लियोटाइड से, आरएनए के। फाइनली
promoter से चालू हुआ region और finally RNA polymer reaches to terminator region. Once it reach back to terminator region, RNA polymer detach हो जाएगा. Once it get detached, RNA molecule भी वहाँ से detach हो जाएगा और दोनों molecule फिर से connect हो जाएंगे. दोनों molecule फिर से connect हो जाएंगे. अभी फाइनली जब हम लोग को डीएनए जो आरएनए का मॉलिक्यूल मिलता है उस आरएनए मॉलिक्यूल को इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट विल बी डायरेक्टली प्रोसेस बिकॉज उसमें कोई भी हमारा प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो आरएनए फॉर्म होता है उसमें हमारे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी रहेंगे. प्राइमरी मतलब कि द मॉलिक्यूल विच इज बीन फॉर्म इसे हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं. उसे हम लोग एचएन आरएनए हेट्रोन्यूक्लियोटाइड आरएनए कहते हैं जिसमें अनवांटेड इंट्रॉन्स भी होते हैं. अनवांटेड मतलब कि सेपरेट जिनका कुछ काम नहीं है इसलिए उसे कहा जाता है HNRNA. तो इसकी वजह से हमारा काम होगा. तो आपका क्या काम होगा कि यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी. 3 प्रोसेस किया जाता है. पहले आएगा स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग. मतलब सबसे पहले कैपिंग में क्या होगा कि अगर हम लोग मिथाइल गोनोसाइन विल बी एडेड टुवर्ड्स द 5' एंड. फिर स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन जो कि अनवांटेड जीन से उसे रिमूव किया जाएगा सेपरेट जीन को. एंड फाइनली टेलिंग में पॉलीआइडेनेशन मतलब क्या एडिनिल रेसिड्यू मतलब कि 300 to 200 300 molecules of adenine will be added at the 3' end. So that's once it has been formed, now the molecule is ready for their translation. Then ये molecule को हमारे न्यूक्लियस से भेजा जाएगा साइटोप्लाज्म में जहाँ पे उसका क्या होगा it will be used as a material as a basic information जिसके बेसिस पे हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया जाता है. Now come to the genetic material. जेनेटिक कोड सॉरी. तो जब बात करते हैं जेनेटिक कोड की, जेनेटिक कोड इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेसिस इन एमआरएनए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज योर ट्रांसलेशन. A sequence of 3 bases determining the single amino acid is known as codon. देखो AUG, UAC, GUA, GCGU, ACG, UAC, GUA, CGU, UAA. These are the different पेयर्स मतलब जिसे हम लोग ट्रिपलेट फॉर्म कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग कोडॉन. तो ये महाशय थे जिनकी वजह से आज आप जेनेटिक कोडॉन लर्न कर रहे हैं. सबसे पहले थे हमारे जॉर्ज गैमो, देन आपका सर हरगोविंद खुराना, मार्शल मेहरनबर्ग एंड दी सेवेरो ओका. दिस आर द साइंटिस्ट जिन्होंने ये किए थे. ओका वाज अ पर्सन जिसने सेवेरो ओका वाज अ पर्सन जिन्होंने पॉलीन्यूक्लियर फॉस्फोराइलेज यूज करके प्रोसेस पॉलीमराइजेशन चेन को सीक्वेंस बताया था उन्होंने. तो और हरगोविंद खुराना वाज द पर्सन जिन्होंने मेथड केमिकल मेथड डेवलप किया था जो कि आरएनए मॉलिक्यूल को कैसे कैसे कॉम्बिनेशन डिफाइन करते हैं उसके लिए. ओके, तो दिस आर दी 20 अमाइनो एसिड्स जो पार्टिसिपेट्स करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे कि एलानिन, अर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, फिनाइलएलानिन, प्रोलिन, सेरिन, threonine, tryptophan, tyrosine and valine. So these are the 20 amino acids which actually participates into the protein synthesis. So molecule amino acid 20 और कोडॉन कितने हैं 64. बहुत नाइंसाफी है ना. आदमी 64 और मेनू में सिर्फ आइटम कितने हैं 20. 64 लोग और प्लेट सिर्फ 20 है. बहुत नाइंसाफी है ना. ज़रा यही होता है कि जब बात करते हैं जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी सो उसी बेसिस पे आते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर आर 3 कोडॉन्स लाइक UAA, UAG एंड UGA के आगे स्टॉप लिखा हुआ है. स्टॉप मतलब क्या, दिस आर द कोडॉन्स which will not represent any of the amino acid. एनी ऑफ द अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी भी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है स्टॉप कोडॉन. और जिसे दूसरा नाम है टर्मिनेशन कोडॉन या कहा जाता है नॉनसेंस कोडॉन. नॉनसेंस मतलब कि दे विल नॉट सेंसिटाइज, दे विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन और सिंथेसाइजिंग एनी अमाइनो एसिड्स. क्लियर. Okay, so there are certain properties of the genetic codon. सबसे पहला genetic codon is a triplet, मतलब हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड की बेस से बना रहेगा. 61 कोडॉन फॉर दी हमारे अमाइनो एसिड्स. 3 कोडॉन जैसे बोला था UAA, UAG, UG, they will not represent any of the amino acids.
इसलिए उसे स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन और जिसे नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। एयूजी हमारा जो होता है ये ड्यूअल फंक्शन करता है। सबसे पहला, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट विल बी द वन जो सिंथेसाइज करेगा इनफॉर्माइल मिथ्योनिन। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज द वन which will be synthesizes methionine, but this is the codon which will initiate the process of translation, इसलिए इसे कहा जाता है इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन। क्या कहा जाता है? स्टार्ट कोडॉन। द प्रोसेस, द कोडॉन जो स्टार्ट करेगा प्रोसेस को उसे क्या कहेंगे हम लोग? इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन, और जो स्टॉप करेगा उसे टर्मिनेशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे मेनी कोडॉन्स हैं। अभी तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सो 61 कोडॉन्स है और अमीनो एसिड 20। सो देर आर more than one codon for the single amino acid. That's the reason it is known as degeneration. It has a degeneracy. So except AUG जो कोड करता है मिथ्योनिन के लिए और UGG जो कोड करता है ट्रिप्टोफैन के लिए, बाकी सब के लिए अगर आप देखोगे लोग फिनाइलिन के लिए PHE के लिए 2 है, ल्यूसिन के लिए देखो 6 है, आइसोल्यूसिन के लिए 3 है, मिथ्योनिन के लिए 1 ही है। वैलिन के लिए भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो 4 है, एलिन के लिए 4 है। सो मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा कोडॉन है हमारे एक अमीनो एसिड के लिए, इसे हम लोग कहते हैं डीजनरेसी ऑफ कोडॉन। नेक्स्ट आपका है नो पंक्चुएशन। जब कभी भी कोडॉन लिखोगे तो ए कॉमा यू कॉमा जी ऐसा नहीं लिखेंगे, इट विल बी इन कंटिन्यूअस मैनर। 3 के बाद आप कॉमा मतलब कि हाँ ट्रिपलेट कोडॉन हो गया, फिर आप क्या करो। ओके, फिर दूसरा देखेंगे जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। लाइक अगर हम लोग देखें बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन सब के इसमें दिस इज द वन व्हिच विल कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन उतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है। तो अगर ऐसा नहीं होगा कि फॉर अगर एमपी सर के बॉडी में अगर AUG कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, कल को वही कोडॉन याद नहीं आगे बॉडी में किसी और अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा या किसी बैक्टीरिया में किसी और चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। This will going to be the same universal for each and every organism. Genetic codon is non-overlapping. अगर for example अगर मैं ये लेता हूँ फर्स्ट 6 न्यूक्लियोटाइड का लेता हूँ तो it will be only 2 codon will be formed like AUG and UAC. तो आप क्या करोगे सर? AUG से पहला हो गया, UGU दूसरा हो गया, GUA तीसरा हो गया, UAC चौथा हो गया। ऐसा नहीं होगा बेटा, it will not be non-overlapping। तो हमारा AUG and UAC ऐसे हमारे 2 ही कोडॉन बनेंगे। ओके, जेनेटिक कोडॉन इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। लाइक एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग बोल रहे AUG विल रिप्रेजेंट ओनली मिथ्योनिन। कल को उसका मूड हुआ तो बोलेगा आज मैं मिथ्योनिन नहीं बनाता, आज मैं वैलिन को रिप्रेजेंट करता हूँ, कल मैं सेरिन। ऐसा नहीं होगा, इट विल बी द वन। एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज योर वैलिन। GUG जो कोड करता है वैलिन के लिए, in absence of AUG, GUG will be act as a initiation codon। और जो आपका प्रोसेस को इनिशिएशन कोडॉन मतलब क्या, कौन सा अमीनो एसिड पहले आएगा? मिथ्योनिन। तो GUG कोड्स फॉर द मिथ्योनिन इन एब्सेंस ऑफ AUG। नाउ म्यूटेशन पे आते हैं हम लोग बाद में जरा। ओके, ये आपको चीजें पता है। टाइप्स ऑफ RNA, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA। mRNA, rRNA एंड हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे ध्यान देना है? दिस इज द वन tRNA लोअर लेफ्ट मॉडल। यहाँ पे एंटी कोडॉन, दिस इज द वन व्हिच विल पेयर टू कोडॉन के साथ पेयर करेगा। और ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे हमारा क्या अटैच होगा बेटा? अमीनो एसिड अटैच होगा। So let's start with the translation. So when we talk about translation, once the mRNA has been formed, always remember at 5' end. So what are the things which were required? So we required the amino acids which will be synthesized one after the another as per the sequence of mRNA. Then we also required ribosomes where they actually these are the molecules which carry out the protein synthesis. Then we will be required the mRNA.
के बेसिस पे हमारा होगा। उसके बाद विल बी रिक्वायर्स एटीपी एंड जीटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पेप्टिडाइल ट्रांसफर इज अ एंजाइम which will be required which will link the amino acid one after the another. Okay, now so charging of tRNA, initiation, elongation and termination, these four process. So charging of tRNA is nothing but the amino acid will bind to the 3' end of the, वहां पे हमारे tRNA को bind करेगा, that is known as charging of tRNA, which is also known as formation of amino acyl tRNA complex. Okay, फिर आएगा initiation. Initiation is the where from the process start. In case of prokaryotes, the first amino acid synthesis is your N-formal methionine, and in case of eukaryotes is your methionine. So when at 5' end, when the first ribosomes pairs are get paired, तो ribosomes के जो हमारे दोनों subunits connect हो जाएंगे. In case of prokaryotes it will be a 70S subunits, or in case of eukaryotes it will be 80S ribosome type of ribosome. So now, once the ribosome subunits are connected to the mRNA, at 5' end, the first in codon will be always AUG, which will bring first amino acid, that is your methionine. So once it has been sent, you can see over here कि हमारा कैपिंग यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे एडिनेशन हो चुका है, मतलब दिस मॉलिक्यूल इज रेडी. नाउ AUG हमारा मेथियोनिन आएगा. तो यहाँ पे 3 साइट्स होते हैं बेटा, अमीनो एसिड साइड, पेप्टिडाइल साइड, एक्सिट साइड. तो अमीनो एसिड साइड इज द साइड फ्रॉम वेयर the amino acid and tRNA complex enter into the ribosome. Peptidyl site is the site where it will be releasing amino acid. And exit site is the one where from where the desired tRNA, once empty tRNA will be move out from the ribosome. Okay, now listen carefully. When जब बात करते हैं हम लोग जेनेटिक कोड की, ट्रिपलेट कोडन हमेशा स्पेसिफाई करता है एक अमीनो एसिड की, लेकिन एक्चुअली मतलब अगर 61 टाइप के हमारे पास कोडन है, तो मतलब कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएन के ऊपर क्या होगा, एंटी कोडॉन. मतलब 61 टाइप के टीआरएन मस्ट बी प्रेजेंट, बट एक्चुअल नंबर ऑफ टीआरएन इज वेरी लेस. तो उसमें क्या होता है, ओबल वाज अ पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम बताया था कि इफ फर्स्ट टू पेयर मैच परफेक्टली एंड थर्ड पेयर डिडंट मैच, देन आल्सो डिजायर्ड अमीनो एसिड गेट्स सिंथेसाइज्ड. और इस हाइपोथेसिस को बोला जाता है ओवल हाइपोथेसिस, और जो अनमैच पेयर होता है उसे कहा जाता है ओवल पेयर. ओके, तो फाइनली वन आफ्टर द अनदर, मतलब ये हमारा राइबोसोम विल बी मूव अहेड, आगे आगे आएगा एयूजी, फिर एंटीकोडन, यहाँ पे मेथियोनिन बॉट होगा. तो वन आफ्टर द अनदर दिस विल बी, यहाँ पे आएगा हमारा थ्रेओनिन. तो वन आफ्टर द अनदर अमीनो एसिड्स विल बी बॉट, ऐसे हमारा आएगा आगे 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 बढ़ के देखो ऐसा थ्रेओनिन, ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, लाइसिन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड एंड so one after the another amino acid will be synthesized. Finally हमारा राइबोसोम reaches to the last codon, that is your UAA or UGA or UAG. इन तीनों में से कोई एक भी होगा, क्योंकि ये तीनों भी क्या करते हैं, किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट. तो once the ribosome reaches to the last codon, it will be fall off. राइबोसोम सबयूनिट will be, मतलब दोनों पे फॉलो अप हो जाएंगे, आरएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी जॉइन. बट ये सारी प्रोसेस होते वक्त यू कैन सी देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द मेट जीटीपी थ्रू one amino acids are linked one after the another with the help of peptidyl transferase, and this known as elongation. इसे हम लोग कहते हैं elongation. And lastly end of the process is known as termination. तो इन देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे हम लोग देखते हैं एक ही एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम्स आर फॉर्म. सच कंडीशन नोन एज पॉलीसोम्स आर पॉलीराइबोसोम. दिस इज हाउ द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हैज बीन डन. ओके, ऐसे हमारे तो रेगुलेशन ऑफ द जीन रेगुलेशन की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो रेगुलेशन जीन को रेगुलर यूकैरियोटिक में 4 पॉइंट पे होता है. पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जहाँ पे हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म होता है वहाँ पे. फिर प्रोसेसिंग लेवल, स्प्लाइसिंग और कैपिंग के टाइम पे होगा. फिर हमारा एमआरएनए जो ट्रांसपोर्ट होता है, एमआरएनए बनेगा कहाँ पे, न्यूक्लियस में. हमारे राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास, वहाँ पे उसका ट्रांसफर होता है उस टाइम पे. फिर या फिर ट्रांसलेशन लेवल पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होगा उस लेवल पे. या इस 4 स्टेट पे हमारा जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, अभी यहाँ पे हम लोग लाइक रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेस, जैसे मैंने बोला था
सिमिलरली देर आर सर्टन, एक हम लोग को कॉन्सेप्ट लर्न करना है यहाँ पे जो कि हमारा ओपेरॉन। बिफोर दैट एक दो मॉलिक्यूल को समझ लो, एक होता है हमारा इंड्यूसर, दूसरा होता है रिप्रेसर। इंडक्शन, इंडक्शन इज अ प्रोसेस, मतलब क्या, ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब किसी भी चीज में ऐड करते हैं विच एडेड टू द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, सेट ऑफ जीन्स स्विच ऑन, मतलब कि वो मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद certain genes will be get activated, certain genes get activated, उसे कहते हैं हम लोग इंडक्शन। प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन एंड सच मॉलिक्यूल इज नोन एज इंड्यूसर। सेकंड, दूसरा आता है हमारा सप्रेसर, जो मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद किसी जीन का एक्सप्रेशन रोक देगा, इनहिबिट करेगा, उसे कहेंगे सप्रेसर एंड द प्रोसेस इज नोन एज सप्रेशन। ओके, so now come to the operon. Operon is nothing but the each metabolic reaction is controlled by this set of genes, और ये सेट ऑफ जीन्स को हम लोग कहते हैं ओपेरॉन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लैक ओपेरॉन। लॉस ओपेरॉन मतलब क्या, सिर्फ लैक ओपेरॉन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एरोपेरॉन, हिस्टोन ओपेरॉन, वालिन ओपेरॉन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपेरॉन। सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन मतलब कि लैक्टोज ओपेरॉन, जब पर्टिकुलरली हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए जब बैक्टीरिया को ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता और मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो हाउ बैक्टीरिया यूजेस द लैक्टोज फॉर द ग्रोथ पर्पस। ओके, तो यहाँ पे लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट विच इज द वन विच लाइक जो हमारे लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, और ये प्रपोज किया था फ्रांसिस जेकब एंड द जैक मोनार्ड ने। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओपेरॉन। लुक एट दिस वन, इसमें क्या होगा, हमारा प्रमोटर, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चर जीन। अगर जब बात करते हैं यहाँ पे रेगुलेटरी जीन, जिसे हम लोग इनहिबिटरी जीन, आई जीन भी कहते हैं, जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर प्रोटीन इज द वन जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन रोक देगा, स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन रोक देगा। प्रमोटर इज द वन जो आगे की प्रोसेस को प्रमोट करेगा। ऑपरेटर इज द वन जो कंट्रोल करेगा, जो बाकी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे तीन स्ट्रक्चरल जीन, जेड वाई ए। जीन जेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। फिर आएगा वाई जीन जो कि हमारा रिप्रेजेंट करेगा या एक्सप्रेस करेगा परमेज के लिए, जो हमारे सेल की परमेबिलिटी बढ़ेगा सो दैट की गैलेक्टोज लैक्टोज विल बी मूव्स इन, बराबर कि नहीं। फिर आएगा हमारा लास्ट वाला ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि हमारा गैलेक्टोज को कन्वर्जन हेल्प आउट करेगा, एसिटाइलेशन के लिए उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ओके, नाउ पर्टिकुलरली लाइक सबसे पहले जब हमारा मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज कम्स बाइंड टू द प्रमोटर, प्रमोटर से आगे बढ़ेगा, वो आएगा रेगुलेटर जीन के यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आएगा इट विल गेट ट्रांसक्रिप्ट, रिप्रेसर हमारे का ट्रांसलेशन होकर क्या बना, रिप्रेसर प्रोटीन। दिस रिप्रेसर प्रोटीन हैज अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑपरेटर, जाके ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देगा। अगर ऑपरेटर रीजन ही ब्लॉक किया तो यहाँ से हमारा पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा क्या, जब पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं ना। तो जेड वाई ए जीन भले ही कितना बीटा गैलेक्टोसिडेज परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज या हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करे, उसका कुछ यूज ही नहीं है, वो प्रोड्यूस सेल क्यों फालतू में करेगा, मेहनत करेगा ना। तो ये जब हमारा लैक्टोज एब्सेंट होता है मतलब इंड्यूसर। नाउ सेकेंड चीज, जब हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट होता क्या एक्चुअली, देखो जब हमारे मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल है एट दैट टाइम एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेल के साथ सेल के पास थोड़ी सी मात्रा में परमेज रहेगा, तो सेल क्या करेगा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ परमेज अलाउ सर्टेन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ लैक्टोज टू मूव इन, लैक्टोज टू मूव इन। ओके, जैसे ही लैक्टोज अंदर है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द एलोलैक्टोज। बाय द टाइम हमारा ये प्रोसेस चालू हो चुका था, पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर, प्रमोटर ने उसे आई जीन पे भेजा, आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, एमआरएनए से फिर हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। बट अभी एज यू अवेयर रिप्रेसर प्रोटीन जाके क्या करेगा, किसे ब्लॉक करेगा, ऑपरेटर रीजन को। बट यहाँ पे जो हमारा एलोलैक्टोज बना था जिसे हम लोग इंड्यूसर कहते, दिस गोज एंड बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन। अगर रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे एंगेज हो गया तो हमारा प्रमोटर एंड ऑपरेटर रीजन विल बी फ्री। ऑपरेटर रीजन फ्री होगा तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, इन तीनों जीन का एक्सप्रेशन होगा, इनसे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन, मतलब तीनों भी एंजाइम्स हमारे रिलीज होंगे। जैसे ही तीनों एंजाइम रिलीज हो गए दे विल कैरी आउट द फंक्शन। परमेज क्या करेगा, मोर अलाउ मोर एंड मोर लैक्टोज टू मूव इन,
फिर हमारा बेटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ट्रांसएसिटिलेज फर्दर प्रोसेस कर देगा। ऐसे फाइनली जब हमारे सारे मॉलिक्यूल अंदर आ गए, अभी क्या होगा, फिर दिस एलोलैक्टोज गेट डिटैच फ्रॉम दी, कहाँ से, रेप्रेसर प्रोटीन ने बोला यार बड़े काफी टाइम वेस्ट किया अभी यार, तो सोचो इट गोज एंड अगेन ब्लॉक दी, फिर वो प्रोसेस आगे इनका एक्सप्रेशन रुक जाएगा, इनका एक्सप्रेशन रुक जाएगा। दिस इज नोन एज ऑन ऑफ मोड, ऑन एंड ऑफ मोड जिसे हम लोग कहते हैं। नाउ कम टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, व्हाट डू मीन जीनोम? The genome is nothing but the entire DNA in haploid set of chromosome of an organism known as genome, और उसका स्टडी जो होता है उसे कहते हैं genomics. In human genome DNA is packed in 23 chromosomes, that is your 22 रहेंगे, और एक हमारा ऑटोसोम रहेगा, that is your either X or Y in a gamete. Human genome contains about 3 into 10⁹ base pairs. Human genome project जो चालू हुआ था 1990 में और खत्म हुआ था 2003 में. It was the first mega project. ओके, इसके सर्टन ये थे गोल्स थे, क्या गोल थे, आइडेंटिफाई दी ऑल दी एस्टिमेटेड जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए में कितने जीन है उसे आइडेंटिफाई करना, उसके साथ साथ उन वो जो 3 मिलियन केमिकल हमारे बेस पेयर्स है उसका सीक्वेंसिंग क्या है, पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है उसका सीक्वेंसिंग करना, फिर वो जो सीक्वेंसिंग है उसको स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस, उस डाटाबेस को एनालिसिस करने के लिए हम लोग डाटा टूल्स बनाएंगे, और वो डाटा टूल्स को यूज करके उस इंफॉर्मेशन वी कैन ट्रांसफर इट इन, जिसको किसी और फील्ड में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके किसी और केसेस में, और साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें करते करते एथिकल सोशल इशू कुछ और ना हो जाए, लीगल इशू जो भी है उसे एड्रेस करना, ये इस प्रोजेक्ट का मेन गोल था। नाउ यहाँ पे 2 मेन अप्रोच थे, एक था आपका एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स और दूसरा होता है सीक्वेंस अनोशन। मतलब क्या, फोकस दे आइडेंटिफाई ऑल जीन्स। पहला चीज क्या होता है कि हमारे एज अ आरएनए में कितने एक्सप्रेस, मतलब कि ऐसे कितने जीन्स है जो कि एज अ आरएनए एक्सप्रेस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, और दूसरा सीक्वेंस एनालिसिस मतलब कि क्या, हमारे जीनोम में कोडिंग नॉन कोडिंग वाले कितने जीन्स है उनका सीक्वेंस क्या है वो आइडेंटिफाई करना, इनका मेन 2 फंक्शन था। अभी इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रोसेस में क्या किया था, उन्होंने ह्यूमन का डीएनए लिया एक सेल से, उसे रैंडम फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर दिया, उसमें उसको क्लोन किया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल और द ईस्ट वेक्टर्स एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस से, फिर उसके बाद उसने सीक्वेंस वो फ्रैगमेंट को सीक्वेंसिंग किया विद द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस यूजिंग फ्रेडरिक सागर मेथड, अरेंज इन सीक्वेंस को ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन, और अलाइन किया ऑन द बेसिस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि वी यूज दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो नया ब्रांच जो डील करता है जेनोमिक्स को डील करता है विद द अदर ब्रांच के साथ। ठीक है, वही ये था। नो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम लोग को क्या पता चला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि हमारे ह्यूमन जीनोम में अराउंड 3165 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, द नंबर ऑफ जीन्स अराउंड 30,000, हाँ एवरेज जीन हमारे मतलब एक जीन में अराउंड 3000 बेसिस होते हैं, बट सबसे इसका साइज डिफरेंट डिफरेंट होगा। सबसे लार्जेस्ट नोन जीन जो ह्यूमन जीन है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रोफिन जीन, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस है। ओके, फिर 99.9% of nucleotides of all the humans are same, just the difference of 0.1, but till that we could not able to know the even function, हमारे 50% ऑफ द जीन का फंक्शन क्या है आज तक पता भी नहीं, मतलब नो, बट ह्यूमन जीनोम के से 50% का तो हमें पता चला। क्रोमोसोम 1 हैज अ मोस्ट जीन, जिसे हम लोग जिसमें 2968 जीन्स है, जबकि क्रोमोसोम वाई में सबसे कम है 231 जीन्स। 2% ऑफ द जीन, ओनली 2%, मतलब कि हमारा भले ही 3.2 बेस पेयर्स है लेकिन उसमें से मिलियन बेस पेयर्स है, उसमें से ओनली 2% विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग दी प्रोटीन। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेड नंबर्स सीक्वेंसेस, जो कि एक स्ट्रेच डीएनए सीक्वेंस है जो कि रिपीट होता है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद। Around 1.4 million locations have the single base DNA differences. They are called as SNPs, जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज हेल्प, जो कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प आउट करता है कि क्रोमोसोमल लोकेशन की डिजीज एसोसिएट उसमें कौन सा है, या फिर उसका ह्यूमन हिस्ट्री ट्रेस करने के लिए। अभी इसी को बेसिस पर आगे यूज किया, एलेक्स जेफरी ने यूज किया इस टेक्निक को, जिसमें हम लोग ने किया
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोगों ने देखा कि डीएनए कैरीज सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। द नंबर ऑफ रिपीट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे एक पर्सन में 8 रिपीट है, किसी में 9 है, किसी में 10 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। तो हर पर्सन में एक जो जीन एक सीक्वेंस होता है वो रिपीट होता है। आपके और मेरे बॉडी में ये रिपीटेशन का नंबर अलग होता है। यही रीजन होता है कि ये हम लोग को कहते हैं। अभी जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए उसे हम लोग सेपरेट आउट करते हैं विद द बल्क जीनोम टेक्नोलॉजी, और जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बल्क डीएनए के अगर देखी जाए तो उसमें दो फॉर्म होते हैं, एक होता है बल्क डीएनए, दूसरा होता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में हम लोग माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन की उसमें एडेनिन थायमिन रेशियो कितना है, उसमें गुआनिन साइटोसिन का कंटेंट कितना है, उसका लेंथ कितना है सीक्वेंस का, या फिर उसमें कितने रिपीटेटिव यूनिट्स है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसे हम लोग क्लासिफाई कहते हैं। A DNA sequence which randomly repeated many copies numbers जिसे हम लोग कहते हैं variable number tandem repeats, और VNTR belongs to the mini satellite DNA. A person copy the number of varies in chromosomes. Two alleles, paternal and maternal chromosome also contain different copies of variable number tandem repeats. Okay. Now सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग में, मतलब क्या, हम लोग डीएनए को आइसोलेट करके विद द हेल्प ऑफ, मतलब हमारा ब्लड स्टेन्स या फिर सीमेन स्टेन्स, सलाइवा, हेयर रूट्स, या हेयर से नहीं तो पता चला कल को आप हेयर निकालोगे, बोला सर इस हेयर से डीएनए आइडेंटिफाई करो, नहीं, हेयर रूट में जहाँ पे हमारा टिश्यू होता है, हमारा हेयर रूट होता है, वहाँ पे बोन या स्किन, इससे हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे डीएनए। उसके बाद डीएनए का डाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नोन एज बायोलॉजिकल सीजर। तुम्हें पता है कि वो डीएनए फ्रैगमेंट को कट करता है। फिर जो फ्रैगमेंट कट आउट हुए उसे सेपरेट आउट करते हैं हम लोग बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट आउट होने के बाद उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग, मतलब जिसके नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पे या नाइलर मेम्ब्रेन पे उसे ट्रांसफर करेंगे। वंस इट हैज बीन डन, उसे हम लोग करेंगे हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ नोन वेक्टर प्रोब को यूज करके हम लोग वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट प्रोब को यूज करके उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे सो दैट कि डबल वाले स्टैंड्स बन जाए। वंस डबल स्टैंड हैज बीन फॉर्म, एक्सेसिव जो डीएनए रहेगा उसे वॉश आउट कर देंगे। उसके बाद उसे हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी से एक्सप्रेस करेंगे या फिर उसका एक्सरे फिल्म से एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इट विल फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म करने के बाद हम लोग उसे वैसे ही रख देंगे। बिफोर दैट, अभी जब पर्टिकुलर डीएनए सैंपल मिलता है उसका एम्पलीफिक, मतलब उसको फिंगरप्रिंट बनाने के पहले वी एम्पलीफाइड। व्हाई? सोचो ना, जस्ट इमेजिन कि आपको कोई एक मर्डर विक्टिम है जहाँ पे ब्लड के ट्रेसेस मिले, तो ब्लड के ट्रेसेस उसने ही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उस कंडीशन में हम लोग तो उतना सैंपल अगर वेस्ट हो गया तो पूरा केस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए वंस हमें ट्रेसेस मिलते हैं, मेक द ऑलरेडी उसको एम्पलीफाई करके वापस बना के रख दें सो दैट कि आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज हो जाए पीसीआर से। तो आपका इन शॉर्ट, पहले हम लोग ने आइसोलेशन किया, डाइजेशन किया, सेपरेशन किया, फिर ट्रांसफर किया, फिर हाइब्रिडेशन, फिर डिटेक्शन। वंस ऐसा पैटर्न बनने के बाद एक टिपिकल डीएनए फिंगरप्रिंट बन गया इंडिविजुअल का, और जो फिर बाकी की चीज सिमिलरली हम लोग वैसे और फिंगरप्रिंट बनाएंगे एंड वी मैच इट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम लोग को यूज होता है फॉरेंसिक टूल जैसे कि पैटर्निटी, रेप केस, मर्डर केसेस में, फिर हमारा जेनेटिक डिजीज आइडेंटिफाई करने के लिए, पॉलीजेनिक स्टडीज ऑफ द लाइक फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द एनिमल्स, और लास्टली पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज इन दिस वन। मदर चाइल्ड, फादर वन, फादर टू, किसके साथ मैच हो रहा है, विल दैट मैच करेंगे। देखो ये वाला फादर के साथ मैच हो रहा है। दिस इज हाउ इट हैज बीन डन। हम लोग बोलते हैं ना कि सर डीएनए टेस्ट करते हैं, तो हमारा कुछ तो गड़बड़ है दया की वजह से आराम टू से ना इसका डीएनए टेस्ट कराओ। दिस इज हाउ द डीएनए टेस्ट, मतलब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू। एक बार गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है वर्ड है पूछ लो। रिलेशन बेटा, ए म्हणजे काय, की ज्यावेळी एकदा आपला एमआरएनए फॉर्म झाला, तो एमआरएनएला नंतर त्या यूए नंतर दुसरा कोणता सिक्वेन्स ऍड होऊ नये, पण तिथं मल्टिपल कॉपीज ऑफ ॲडेनिन रेसिड्यू ऍड होतो ना ॲडेनिनच्या, पण त्याला ॲडेनिन रेसिड्यू बोलतो आपण। एच्या मल्टिपल कॉपीज ऍड होतो 200 ते 300। व्हेरी सिम्पली,
जो तुझो